Hello viewers, my name is Mohammad Shahroz and I am your physics teacher. I hope you all are fine. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था वेव्स, जिसमें ये बात बताई गई थी कि वेव्स होती क्या है, वेव्स की कितनी टाइप्स हैं और वेव्स किस तरह प्रोड्यूस होती हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स के बारे में। सबसे पहले हम ये टर्म कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लें। मिसाल के तौर पे कोई भी आपके पास फोन हो, उस फोन में कुछ फीचर्स मौजूद होते हैं। मैं उन फीचर्स की मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे किसी भी फोन में फीचर्स हैं कि आपका जो फोन है वो जनरल मोड पे भी आ सकता है, वो वाइब्रेट मोड पे भी आ सकता है, साइलेंट मोड पे भी आ सकता है और एयरप्लेन मोड पे भी आ सकता है। सो ये जो मोड्स हैं फोन के, ये किसी भी फोन के फीचर्स हो गए। इसी तरह हम बात करें किसी भी वेव की, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो या फिर वो मैकेनिकल वेव्स हो, उस हर वेव में ये 4 या 5 फीचर्स मौजूद होंगे। इन फीचर्स को आप कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अब टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ वेव्स। हम वन बाय वन हर कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेवलेंथ। तो आइए सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। सबसे पहले आप ये समझ लें कि क्रेस्ट और ट्रफ किसे कहते हैं। अब यहां देखिए मैंने ट्रांसवर्स वेव बनाई है। ट्रांसवर्स वेव को समझना बहुत आसान है। अगर मैं किसी भी रस्सी को झटका दूं तो उसमें इस तरीके से वो वेव बन जाएगी। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसफर वेव का जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये रहा हाईएस्ट पॉइंट। इस हाईएस्ट पॉइंट को आप कहते हैं क्रेस्ट। और दूसरा आपके पास क्या है? लोएस्ट पॉइंट है ट्रांसफर वेव का, इसको आप कहते हैं ट्रफ। सो ट्रांसफर वेव का हाईएस्ट पॉइंट क्रेस्ट, लोएस्ट पॉइंट ट्रफ। क्लियर? अब देखें ये भी आपके पास क्या आ गई? ट्रांसफर वेव आ गई। ये आ गया क्रेस्ट, ये आ गया क्रेस्ट, ये है ट्रफ और ये है ट्रफ। क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का डिस्टेंस और ट्रफ से ट्रफ तक का डिस्टेंस, इसको इस डिस्टेंस को आप कहते हैं वेवलेंथ। क्लियर? जिसको आप हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से। ठीक है, ये ग्रीक लेटर है, उल्टा y बना दे, लैम्डा बन जाएगा। ठीक है, और इसको मेजर किसमें किया जाता है? ऐसा यूनिट इज मीटर। सो ये सिंपली आपका वेवलेंथ हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। अच्छा अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या कह रहा है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट व्हिच आर इन फेज। मतलब ये हुआ कि यहां मैंने दो पॉइंट्स बना दिए, एक है आपके पास x और एक है आपके पास y। अब ये मेरे पास दो पॉइंट आ गए, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ये भी वेवलेंथ कहलाएगा। अच्छा हर दो पॉइंट वेवलेंथ नहीं होंगे। ठीक है, कंडीशन क्या है? विच आर इन फेज। फेज का मतलब क्या है कि अपनी मीन पोजीशन से ये सेम डिस्प्लेसमेंट में हो, सेम डायरेक्शन में हो और इनकी स्पीड भी क्या हो? सेम हो। हम उन पॉइंट्स को कहते हैं कि ये फेज में है। मिसाल के तौर पे ये पॉइंट आ गया x, ये पॉइंट आ गया y। अगर एक ऊपर जाता है तो दूसरे को भी उसके साथ ऊपर जाना जरूरी है। अगर एक नीचे आता है तो दूसरे को भी उसके साथ नीचे आना जरूरी है। मैं कहूंगा दीज टू पॉइंट्स आर इन फेज। सो उन पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी वेवलेंथ कहलाता है। क्लियर? अच्छा अब देखिए हम इसके दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ पढ़ते हैं, एम्पलीट्यूड की तरफ। नाउ अब इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, एम्पलीट्यूड। अब ये एम्पलीट्यूड में क्या कह रहा है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ वेव फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इट इज मेजर्ड इन मीटर एंड रिप्रेजेंटेड बाय ए। समझाता हूं क्या कह रही है। कोई भी वेव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करे अपनी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से। अच्छा देखिए ये मैंने एक वेव ड्रॉ की है, ठीक, ये जो है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मतलब ये इसका रेस्ट पॉइंट था। यहां से इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये है। मैं कहूंगा कि यहां इसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। अगर कोई भी वेव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करे अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, हम उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। इस एम्पलीट्यूड का काम क्या है समझाता हूं।
मिसाल के तौर पे एक साउंड वेव की मिसाल ले लें, मैं आपसे नॉर्मली बात कर रहा हूं, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे माइक पे बात करूंगा तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि माइक से निकलते वक्त आवाज जो है वो लाउडर हो जाएगी, साउंड क्या हो जाएगा, लाउडर हो जाएगा। ये लाउडर किस वजह से हुआ, ये लाउडर एम्पलीट्यूड बढ़ने की वजह से हुआ, ठीक है। लाउडर होने से उस साउंड की शिद्दत बढ़ गई, इंटेंसिटी बढ़ गई, ठीक है। तो ये किस वजह से हुआ, एम्पलीट्यूड बढ़ने की वजह से हुआ। तो ये बात याद रखिएगा, अगर किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है तो वेव्स इंटेंस हो जाती है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक रेड बल्ब है, ठीक है, लेकिन अब रोशनी जो है वो रेड बल्ब की आपकी तरफ आएगी, लेकिन अगर मैं दो रेड बल्ब लूंगा तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि दो रेड बल्ब की वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन वो पहले से ज्यादा रोशनी देंगे दो रेड बल्ब। क्यों, क्योंकि वो आपके पास लाइट क्या हो गई, इंटेंस हो गई। मैं कहूंगा कि उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, सिंपल। अब देखिए यहां पे मैंने तीन वेव्स बनाई हैं, सबसे ज्यादा इंटेंस और सबसे ज्यादा जो है वो एम्पलीट्यूड वाली वेव कौन सी होगी, पहली, दूसरी या तीसरी। आप आसानी से कह सकते हैं थर्ड वेव जो है वो ज्यादा एम्पलीफाइड है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस वेव ने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया है और सबसे कम डिस्प्लेसमेंट किसने कवर किया है, इस वेव ने कवर किया है। लेकिन इनमें कॉमन चीज क्या है, वेव तीनों में वन वेव बन रही है, ठीक है। देखें, वन वन वन, फर्क किसका है, वेव जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, ये कहलाता है सिंपल एम्पलीट्यूड। और एक और बात लास्ट में याद रखिएगा, इसे मेजर किया जाता है मीटर्स में, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, जिसकी वजह से इसे मीटर में मेजर किया जाता है और रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, ठीक है। चलिए आइए अब बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। नाउ थर्ड एंड फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, ये क्या कह रहा है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मिसाल के तौर पे टाइम पीरियड को समझाने एक मिसाल दे दूं, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस के गिर्द कितने टाइम में अपनी वन वाइब्रेशन कवर करती है, वन डे में, ठीक है। दिन और रात की जो चेंजिंग आती है वो एक दिन में आती है। क्यों, क्योंकि अर्थ जो है वो एक दिन में अपनी वन साइकिल कवर करती है अपने ही एक्सिस के गिर्द। तो हमारी अर्थ का टाइम पीरियड कितना हो गया, वन डे। अगर मैं आपसे कहूं कि सूरज के गिर्द अर्थ अपनी वन साइकिल कितने टाइम पीरियड में, कितने ड्यूरेशन में कवर करती है, सो आप कहेंगे 365 डेज। सो अर्थ का सूरज के गिर्द जो टाइम पीरियड है वो है 365 डेज। इसी तरह वन साइकिल या वन वेव ड्रॉ होने में कितना टाइम लगे वो कहलाता है टाइम पीरियड, सिंपल। अच्छा अब बढ़ते हैं इसके चौथे कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, नंबर्स ऑफ वाइब्रेशन। पहले सिर्फ एक ही वाइब्रेशन की बात हो रही थी, अब हमारे पास नंबर्स ऑफ वाइब्रेशन है, नंबर्स ऑफ वाइब्रेशन और नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में जितनी भी वाइब्रेशन बने, जितनी भी जो है वो क्या कहते हैं, वेव्स बने या साइकिल बने, आप उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसे मेजर किस में किया जाता है, इट्स ऐसा यूनिट से हर्ट्ज। अक्सर आपने देखा होगा यूनिट एफएम के आगे लिखा होता है मेगाहर्ट्ज, ठीक है ना। अच्छा अब देखें, समझते हैं, मैंने यहां पे एक वेव ड्रॉ की, कितनी वाइब्रेशन है, वन वाइब्रेशन एक सेकंड में, तो मैं कहूंगा इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1 हर्ट्ज, क्लियर। अच्छा अगर मैं यहां पे एक दो, मैंने कितनी वेव्स बनाई, कितनी वाइब्रेशन बनाई, दो वाइब्रेशन या दो वेव्स बना ली, तो मैं कहूंगा इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2 हर्ट्ज। इसी तरीके से अगर मैं 1000 वाइब्रेशन या 1000 वेव्स बना लेता हूं एक सेकंड में ही, वो वेव्स बन रही हैं, तो मैं कहूंगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1000 hertz, clear? This is the basic concept of frequency. Numbers of vibration in 1 second is called frequency. एक सेकंड में जितनी भी वाइब्रेशन, जितनी भी वेव बने वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। चलें अब इसके फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ वाइब्रेशन, कहीं वाइब्रेशन लिखा होता है कहीं वेव्स लिखा होता है, नंबर्स ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम और पर सेकंड इज कॉल्ड
फ्रीक्वेंसी। अच्छा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन सिंपल डिजिट था, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 1 लिख दिया, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड होता है। सो इसका जो ऐसा यूनिट बनेगा 1 सेकंड इनवर्स बराबर होता है किसके, हर्ट्ज के बराबर होता है। क्लियर? अब इसकी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। नाउ लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स जिसका नाम है वेलोसिटी ऑफ वेव्स। वेलोसिटी ऑफ वेव्स क्या कहता है? वेलोसिटी से पहले मैं आपको एक टर्म समझा दूं। वेलोसिटी में आप बेसिकली मोशन को कंपेयर करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्लो या कितना फास्ट मूव करता है। हम जानते हैं कि साउंड भी आपके पास वेव है और लाइट भी आपके पास वेव है। अगर हम एक सेकंड में इनके मोशन को कंपेयर करें तो बताएं कौन सी वेव एक सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, साउंड वेव या लाइट वेव? आपका आंसर होगा लाइट वेव। वो एक सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है। सो हम कहेंगे लाइट वेव की वेलोसिटी साउंड वेव से ज्यादा है। अच्छा, हम यहाँ पे सिर्फ साउंड और लाइट वेव के नहीं, हम यहाँ पे जनरल वेव की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। नाउ द डिस्प्लेसमेंट कवर और ट्रेवल्ड बाय वेव पर सेकंड, कोई भी वेव एक सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करे उसे आप कहते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव्स। नाउ बढ़ते हैं आगे इसके फॉर्मूले की तरफ। वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम। अच्छा, वेव जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे आप क्या कहते हैं वेवलेंथ, और उसे रिप्रेजेंट किससे किया जाता है लैम्डा से। टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी से। सो लैम्डा पर यूनिट टाइम, वेवलेंथ पर यूनिट टाइम। प्रीवियस टॉपिक में आपको पढ़ाया था फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। नाउ f इज इक्वल टू 1 बाय t। अगर इसके साथ कुछ भी नहीं मतलब क्या है 1 ओवर t किसके बराबर हो गया f के। सो ये आपके पास रिलेशन आ गया बिटवीन वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? अच्छा, अब ये फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आगे क्या करेगा डिवाइड। इससे हमें पता चल गया कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों रेसिप्रोकल है, मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम वेवलेंथ। इनवर्सली का मतलब होता है या रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि एक फैक्टर अगर इंक्रीज होता है तो दूसरा खुद ब खुद ही डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों रेसिप्रोकल हैं। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट वेव बनाएंगे। मैंने देखा यहाँ पे डिस्टेंस फिक्स किया हुआ है, ठीक है। अब 1 2 कितनी वाइब्रेशन है 2 वाइब्रेशन है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 2 हर्ट्ज। अच्छा, क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का डिस्टेंस क्या आ गया वेवलेंथ। नेक्स्ट डायग्राम में मैंने वाइब्रेशन बढ़ा दी, डिस्टेंस देखें इन सबके बीच में सेम है। अब वाइब्रेशन देखिए कितनी है 1 2 3 4, तो वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 4 हर्ट्ज। अब देखिए क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का डिस्टेंस क्या हो गया डिक्रीज हो गया। सो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो वेवलेंथ डिक्रीज हो गई, फ्रीक्वेंसी कम थी तो वेवलेंथ ज्यादा थी। क्लियर? सो इससे हमें हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वेलोसिटी ऑफ वेव का कॉन्सेप्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी का क्या रिलेशन है। ठीक है, आई होप आपको हर बार अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह।